कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया था। आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि जो बड़े विपक्षी नेता थे जिनको जेलों में जबरन बंद कर दिया गया था, वो जेल में रहकर क्या करते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी। कार्यक्रम की शुरुआत हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं से करेंगे। लेकिन जेल में रहने के दौरान अधिकांश नेताओं ने पुस्तकें लिखी, लेख लिखे, कविताएं लिखी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से। उसके बाद बताएंगे आपको कि और बड़े बड़े नेता जेल में अपना जो समय है वो कैसे काटते थे। आपातकाल के दौरान जेल में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पहली कविता लिखी थी वह यह थी, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। जेल में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। इस पर अटल जी ने जो व्यंग्य लिखा था वह यह है, डॉक्टरान दे रहे दवाई, पुलिस दे रही पहरा, बिना ब्लेड के हुआ खुरदुरा, चिकना चुपड़ा चेहरा, चिकना चुपड़ा चेहरा, साबुन तेल नदारत, मिले नहीं अखबार, पढ़ें जो नई इबारत, कह कैदी कविराए कहाँ से लाएं कपड़े, अस्पताल की चादर छुपा रही सब लफड़े। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने जब इंदिरा गांधी को भारत माता के तुल्य दर्शाने का दुस्साहस किया तब अटल जी चुप नहीं बैठ सके। उन्होंने करारा व्यंग्य करते हुए यह उद्गार व्यक्त किए, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचों के सरताज किया अपमानित भारत, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत, कह कैदी कविराय स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। अटल जी को भरोसा था कि जनता इस तानाशाही को और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगी, तभी तो उनका कवि हृदय आश्वस्त होकर यह बोला था, दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोर, रोती नयन निचोर, नहीं कोई रखवाला, नए भीष्म द्रोणों ने मुख पर ताला डाला, कह कैदी कविराए बजेगी रण की भेरी, कोटि कोटि जनता न रहेगी बनकर चेरी। जेल में दिन बिताने बड़े कठिन होते हैं। वे कठिनाई भरे दिन कैसे बीतते थे, कविवर अटल जी के शब्दों में सुनिए, दंडवत मधु से भरे व्यंग्य विनोद प्रवीण, मित्र श्याम बाबू सुभग अलग बजवें बीन, अलग बजवें बीन, 3 में ना 13 में, लाल कृष्ण जी पोथी पढ़ते हैं डेरा में, कह कैदी कविराए जमीन थी खूब चौकड़ी, कोट पीस का खेल जेल में घड़ी दो घड़ी। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संस्थापक नेता लालकृष्ण आडवाणी की, तो उनके मुताबिक आपातकाल में जेल में वह ट्रांजिस्टर पर गाना सुनते हुए अपना वक्त बिताते थे। उस समय आडवाणी ने 19 महीने जेल में बिताए थे। आपातकाल के समय जेल में किसी ने उन्हें ट्रांजिस्टर लाकर दिया था। वह खाली समय में अमीन सयानी के पेश किए गाने सुना करते थे। बेंगलुरु में 1975 में जून के महीने में भाजपा नेताओं की एक बैठक में शामिल होने के लिए वह गए थे। उसी समय आपातकाल की घोषणा हुई थी। उसी सुबह पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाल दिया। वहां वह आपातकाल खत्म होने तक रहे थे। इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद आपातकाल खत्म हुआ। जेल में लालकृष्ण आडवाणी अपने लेखन कार्य में भी काफ़ी मगन थे। उधर बात करें स्वर्गीय अरुण जेटली की, तो पत्रकार लेखिका सोनिया सिंह की पुस्तक डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज में स्वर्गीय अरुण जेटली के हवाले से कहा गया है, जब 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल घोषित किया तो वो मुझे गिरफ्तार करने आए। मैं पास ही स्थित एक दोस्त के घर जाकर बच गया।
अगली सुबह मैंने कई लोगों को इकट्ठा किया और श्रीमती इंदिरा गांधी का पुतला जलाया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा था मैं आपातकाल के खिलाफ तकनीकी रूप से पहला सत्याग्रही बना क्योंकि 26 जून को यह देश में हुआ केवल एक विरोध था। 3 महीनों के लिए मैं अंबाला की जेल में रहा। उसके बाद उन्हें दूसरी जेल भेज दिया गया। जाने माने वकील रहे जेटली ने कहा था जेल में उन्हें पढ़ने और लिखने का जुनून था। उन्होंने बताया था कि दोस्त और परिवार मुझे किताबें भेजते थे या मैं उन्हें जेल के पुस्तकालय से लेता था। मैंने जेल में संविधान सभा की पूरी बहस पढ़ी। मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, कभी कभार लिखता हूँ और यह एक जुनून है जो जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस के विचारक दिवंगत नानाजी देशमुख के साथ जेल में रहे जेटली ने कहा था। वहीं दूसरी तरफ हम सुबह और शाम को बैडमिंटन और वॉलीबॉल भी खेला करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अपने परिवार के साथ ओडिशा में थे जब उन्हें रेडियो के जरिए आपातकाल की सूचना मिली। इसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से अलग होकर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बने। फर्नांडिस कभी मछुआरा बनकर तो कभी साधु का रूप धारण कर देश में अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी इतने बढ़ा लिए और सिख बनकर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन को धार देने लगे। फर्नांडिस देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों से छिपकर अपने मिशन पर लगे रहे। इस दौरान उन्होंने जनता के नाम एक अपील भी जारी की थी। आरोप है कि आपातकाल की घोषणा के बाद से ही जॉर्ज फर्नांडिस देश के अलग अलग हिस्से में डायनामाइट लगाकर विस्फोट और विध्वंस करना चाहते थे। इसके लिए ज़्यादातर डायनामाइट गुजरात के बड़ौदा से आया, पर दूसरे राज्यों से भी उसका इंतजाम किया गया था। इसके बाद फर्नांडिस और उनके साथियों को जून 1976 में गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया, जिसे बड़ौदा डायनामाइट केस कहा जाता है। आपातकाल के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया। जेपी आंदोलन के नायक जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल के दौरान करीब 6 माह तक हिसार की जेल में बंद रहे थे। इसी जेल में रहते हुए उन्होंने बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। वह हिसार के अलावा हरियाणा की अंबाला जेल में भी रहे थे। उन्हें जेल से स्थानांतरित करने की सूचना सरकार छिपाती थी। खास बात यह है कि जॉर्ज के साथ हिसार जेल में राज नारायण भी बंद रहे थे, जिन्होंने रायबरेली से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जेपी की बहादुरी के कारनामों ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया था। हिरासत में लिए जाने से पहले जेपी को संस्कृत की एक उक्ति उद्धृत करते पाया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह यह सोचकर बुरी तरह परेशान होते थे कि उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिक्रियाओं का गलत अनुमान कैसे लगा लिया था। इस टकराव का उन्होंने अपनी डायरी में जीवंत वर्णन किया है। कैद में 4 सप्ताह गुजारने के बाद उन्होंने 21 जुलाई से डायरी लिखनी शुरू की थी। उसी दिन प्रधानमंत्री के नाम लिखे उनके पत्र में पश्चाताप का कोई नामो निशान नहीं था। यह औपचारिक रूप से उन्हें ही संबोधित था। इस पत्र के मुताबिक, प्रिय प्रधानमंत्री, समाचार पत्रों में आपके भाषणों और साक्षात्कारों की रपट पढ़कर मैं विस्मित हूँ। आपने जो कुछ किया है उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए आपको हर रोज कुछ न कुछ कहना पड़ता है। यही आपके अपराधी मानस का परिचायक है। समाचार पत्रों का मुंह बंद कर तथा हर प्रकार की मतभिन्नता पर रोक लगाकर और इस प्रकार आलोचना के भय से सर्वथा मुक्त होकर आप विकृत तथ्यों और झूठी बातों का प्रचार कर रही हैं। अगर आप सोचती हैं कि ऐसा करके आप जनता की नज़र में खुद को सही साबित कर सकेंगी और विपक्ष को राजनीतिक दृष्टि से खत्म कर सकेंगी तो आप भारी मुगालते में हैं। यदि आपको कोई संदेह हो तो आपातकाल समाप्त कर जनता को मौलिक अधिकार और समाचार पत्रों को उनकी आज़ादी वापस देकर देख लीजिए। और जिन लोगों को आपने बिना किसी अपराध के, क्योंकि उन्होंने अपने देशभक्ति के कर्तव्य को पूरा करने के अलावा कोई अपराध नहीं किया है, बंदी बना रखा है, उनको रिहा करके इसकी परीक्षा कर लीजिए। 9 साल का समय कम नहीं होता मैडम। जनता की छठी इंद्रिय शक्ति ने आपको पहचान लिया है। चूँकि मुख्य अपराधी मैं ही हूँ, इसलिए मैं पूरी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। इसमें संभवतः आपकी कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि आपने तो जानबूझकर विकृत तथ्यों और झूठी बातों का प्रचार किया है। परंतु जो सच है वह तो लिपिबद्ध हो जाए। आपके शासन में एक बंदी के रूप में मैं भी संतोषपूर्वक मरूंगा। इमरजेंसी में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता जयप्रकाश नारायण को बीमारी की हालत में जिस तरह से जेल में तन्हाई में रखा गया, उससे कांग्रेस सरकार की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गांधी जी के समान वे भी दुर्बल शरीर के थे और गांधी जी की भांति उन्होंने अत्याचार पर बड़े शानदार ढंग से सत्य को विजय दिलाई। उन्होंने उदासीनता की नींद में सोए देशवासियों को झकझोर कर जगाया।
इमरजेंसी के निडर विरोधियों में जयप्रकाश के बाद रामनाथ गोयनका का नंबर आता है। उस दौरान बहुत से समाचार पत्रों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। सिर्फ 2 राष्ट्रीय पत्रों इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने झुकने से इनकार कर दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरा प्लान बना चुकी थी, लेकिन उनकी नौकरशाहों के बीच में अच्छी पकड़ होने की वजह से वह बच गए। आपातकाल के दौरान ही वह 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के साथ एक रात्रि भोज में थे। उस दौरान स्वामी ने जेपी से कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो जेपी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि इंदिरा गांधी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगी। अगली सुबह 4:30 बजे उन्हें एक कॉल आया जिसमें उन्हें पुलिस ने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि वो स्वामी को पकड़ने वाले हैं। स्वामी बच गए और वह 6 महीनों के लिए भूमिगत हो गए। इसी दौरान जेपी ने स्वामी से कहा कि आप अमेरिका चले जाइए और वहाँ आपातकाल के बारे में लोगों को जागरूक करिए। डॉक्टर स्वामी अमेरिका में जाकर हार्वर्ड में प्रोफेसर बन गए और हार्वर्ड के मंच का उपयोग करके आपातकाल को लेकर अमेरिका के 23 राज्यों में भारतीयों को जागरूक करना शुरू कर दिया। आपातकाल की ज्यादतियों का गवाह तावड़ू भी रहा है। यहाँ मोरारजी देसाई, जो कि आपातकाल खत्म होने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने, तो मोरारजी देसाई आपातकाल के दौरान तावड़ू के मोरपंख पर्यटक केंद्र में 18 महीने नजरबंद रहे थे। लोकसभा चुनाव बाद केंद्र से कांग्रेस सरकार हटी और जनता पार्टी की सरकार बनी तथा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 3 अक्टूबर 1977 को नहर विभाग के मोरपंख पर्यटक केंद्र को भव्य बनाने की योजना का शुभारंभ किया था। नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमरजेंसी के दौरान 9-10 जून की रात 1976 का ये साल था कि रात में गिरफ्तार हुए थे। वह भोजपुर जिले के संदेश थाना के दुबौली गांव से गिरफ्तार किए गए थे। नीतीश कुमार की गिरफ्तारी पर 15 पुलिस पदाधिकारियों तथा सिपाहियों को 2750 रुपये का इनाम मिला था। उन्हें गिरफ्तार करने वाले इसमें 20 सिपाही सादे लिबास में थे। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि पटना और भोजपुर के कुछ आंदोलनकारी दुबौली गांव में एक बैठक करने जा रहे हैं। यही नहीं, पटना की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी। इस दौरान उनके साथ में दुबौली के महेंद्र दुबे के मित्र भी साथ में थे। नीतीश कुमार के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले भोजपुर जिले के चर्चित और पीरों के गांधी कहे जाने वाले नेता राम इकबाल वर्सी भी थे। इस मामले में नीतीश कुमार सहित 6 शीर्ष नेताओं को मीसा के तहत नजरबंद कर दिया गया था। सन 1975 में लालू प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। लालू यादव की बेटी का नाम मीसा भारती इसलिए पड़ा क्योंकि आपातकाल के दौरान लालू यादव को मीसा कानून के तहत जेल में डाला गया था। देश की समाजवादी राजनीति के बड़े स्तंभ माने जाने वाले शरद यादव को भी आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 को जेल भेजा गया था। युवा शरद यादव की उम्र उस वक्त केवल 28 साल थी और वो उनकी सियासी जिंदगी के बिल्कुल शुरुआती साल थे। इस दौरान उनके पैरों में चोट भी लगी जिसका असर आज तक उनके पैरों में है। आपातकाल के जननायक जयप्रकाश नारायण के अलावा राजनारायण, मोरारजी देसाई के अलावा इस आंदोलन से उभरे नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, सुबोध कांत सहाय, मुलायम सिंह यादव, रामकृष्ण हेगड़े और जाबिर हुसैन रहे, जिन्होंने बाद में देश के अलग अलग राज्यों में या केंद्र की सत्ता में कोई ना कोई पद संभाला। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय क्या करते थे। दरअसल नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के प्रचारक थे। आपातकाल के दौरान आरएसएस पर बैन लगा हुआ था और अंडरग्राउंड रहकर नरेंद्र मोदी आरएसएस के अन्य प्रचारकों की तरह काम करते थे। नरेंद्र मोदी का जो उस समय मुख्य काम था वो जैसे आरएसएस की जो भी बैठकें हैं, सम्मेलन हैं या और जो भी चीजें जो उनके कार्यक्रम गतिविधियां चलती रहती हैं उनसे जुड़े प्रबंधों को देखना था और खासतौर पर जो लोग जेल में बंद थे उन तक कुछ संदेश पहुंचाने होते थे तो वो भी पहुंचाते थे। हालांकि गिरफ्तारी का खतरा बरकरार था, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी साहस दिखाते हुए ये सब काम करते थे और उस दौरान आरएसएस के अन्य प्रचारकों के साथ काम करने के दौरान ही वो संघ के आला नेताओं की नजर में आए थे कि ये जो व्यक्ति है ये वाकई में ये जो उस समय नरेंद्र मोदी की चूंकि उम्र भी कम थी तो अपने जो व्यक्तित्व से, अपने जो कृतित्व से उन्होंने उस समय के संघ के आला नेताओं को भी प्रभावित किया था।